अगर आपको लगता है कि आपने सबसे क्रीपी मूवीज देख ली हैं, तो नोरोई द कर्स देखने की हिम्मत है आप में। ये एक ऐसी फिल्म है जो आपके दिमाग में बस जाएगी और अगर आप इसे भुलाना भी चाहोगे तो भी नहीं भुला पाओगे। ये जापानीज फिल्म इतनी ज्यादा अंडररेटेड है कि शायद आपने इसका नाम भी कभी नहीं सुना होगा। नोरोई द कर्स एक स्लो बर्न फाउंड फुटेज स्टाइल फिल्म है जो कि एक पुराने श्राप के बारे में है। ये फिल्म आपको अनकंफर्टेबल कर देगी और आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि इस फिल्म को देखना चाहिए या नहीं। हर एक सीन के साथ डर बढ़ता रहता है और फाइनल ट्विस्ट तो मैन इट्स हॉरिफाइंग। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ इस फिल्म के एक्सप्लेनेशन के इस वीडियो को देखने के बाद आपको रात में अकेले रहने में भी डर लगेगा। तो अगर आप एक सच्चे हॉरर फैन हो तो इस वीडियो को मिस मत करना। तो फिल्म बेसिकली फोकस करती है मासाफुमी कोबायाशी नाम के इंसान पर जो कि एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट होता है। इस आदमी ने सीरीज ऑफ बुक्स और डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है अबाउट द सुपरनैचुरल थिंग्स इन जापान। अब होता यह है कि यह आदमी रातों रात गायब हो जाता है अपनी सबसे भयानक डॉक्यूमेंट्री को बनाते हुए जिसका नाम नोरोई द कर्स होता है। सो बेसिकली नोरोई का मतलब जापानीज में कर्स होता है, मतलब कि एक श्राप। अब मूवी की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि कोबायाशी का घर जल गया था और उसकी बीवी कीको वहां पर मरी हुई पाई गई थी। अब उसके बाद मूवी शुरू होती है कोबायाशी के कुछ रिकॉर्डिंग्स दिखाते हुए जो कि उसके कैमरामैन मियाजिमा ने ली थी। कोबायाशी एक जुंको इशी नाम की एक औरत और उसके बच्चे के घर पर कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाता है क्योंकि उसके पड़ोसी ये शिकायत कर रहे थे कि इशी के घर से कई सारे छोटे बच्चों की रोने की आवाज आया करती थी, जबकि एक्चुअली में उसके घर में कोई छोटे बच्चे थे ही नहीं। जब कोबायाशी उससे बात करने की कोशिश करता है तो वो उसे डांट देती है और कहती है कि वो उससे इस तरीके से बात नहीं कर सकता। देन अचानक से हम ईशी के घर के एक विंडो से एक छोटे से बच्चे को झांकते हुए देखते हैं जो कि काफी ज्यादा स्कैरी था। अब जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ था उसमें एक अजीब सी आवाज भी रिकॉर्ड हो जाती है। ऐसा लगता है कि कई सारी बिल्लियां रो रही है। कोबायाशी अब इस रिकॉर्डिंग को सीधा साउंड डिपार्टमेंट भेज देता है और यहाँ से पता चलता है कि जो नॉइस आ रही थी वो किसी बिल्ली की नहीं बल्कि कम से कम 5 अलग अलग बच्चों की आवाज है। अब कोबायाशी को पता चलता है कि ईशी इस घर से कहीं और चली गई है और बच्चों के रोने की आवाज भी रुक गई थी। ईशी के घर के आगे कई सारे पिजन्स मरे हुए मिलते हैं। ईशी के घर से निकल जाने के बाद उनके नेबर्स का एक कार एक्सीडेंट में 5 दिन बाद मौत हो जाती है जो कि एक और बहुत ज्यादा स्ट्रेंज बात थी। अब एक टीवी शो के दौरान हम कुछ बच्चों के साथ में एक काना यानो नामक एक लड़की को देखते हैं जिसके पास साइकिक पावर्स होती है या फिर ऐसा वो क्लेम करती है। यहाँ पर कुछ सवाल पूछे जाते हैं जिसका वो सही सही जवाब देती है, लेकिन जो लास्ट वाला सवाल होता है उसका जवाब वो बहुत ही अजीब तरीके से देती है। उसने एक मिस्टीरियस फिगर बनाई हुई थी जो कि अजीब सी थी और सब लोग उसको देखकर शॉक हो जाते हैं। काना के घर में जाकर कोबायाशी उसकी माँ से सवाल जवाब भी करता है, लेकिन वो दोनों भी इन चीजों को लेकर शॉक थे एंड कहते हैं कि काना को थोड़ा सा फीवर है और वो थोड़ी सी थकी भी हुई है। अब हमको एक टीवी एक्ट्रेस मारिका दिखाई जाती है जो कि एक ओल्ड श्राइन पर जाती है क्योंकि उसका ये कहना था कि उसके पास 6 सेंस है और वो इन सब चीजों को फील कर सकती है, लाइक सुपरनैचुरल थिंग्स। उसको कुछ स्ट्रेंज सी नॉइज सुनाई देती है, देन सडनली वो बहुत तेज चिल्लाने लगती है और ये सब कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा था। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि एक टीवी शो पर मारिका, कोबायाशी और एक साइकिक मित्सुओ होरी थे। अब मिस्टर होरी मारिका को देखते से ही डर जाता है और कहने लगता है कि उसकी जान को खतरा है। हम अब कोबायाशी को फिर से काना के घर पर जाते हुए देखते हैं जहां पर उससे बात करने पर पता चलता है कि काना रात में किसी और से बात करती है जिसको वो देख सकती है, जिस पर उसका ये कहना था कि अब बहुत देर हो चुकी है और इसका मतलब कोबायाशी को समझ में नहीं आता। डिनर करते टाइम काना कुछ साइकिक पावर शो करती है जैसे कि स्पून का टूट जाना और उस स्पून का खुद ब खुद घूमते रहना। एंड देन काना बहुत तेज तेज चिल्लाने लगती है जिस पर उसके पेरेंट्स उसको आकर संभालते हैं। कुछ टीवी रिपोर्टर्स होरी के यहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर पता चलता है कि उसने अपने पूरे घर को एल्यूमिनियम फॉइल से ढका हुआ था। इनफैक्ट उसने अपनी टोपी को और पूरे कपड़ों को तक एल्यूमिनियम फॉइल से लपेट के रखा हुआ था, जिस पर उसका कहना यह था कि वो बाहरी दुनिया से कनेक्टेड रह सकता है और उसको कुछ नुकसान ना हो, इसीलिए वो एल्यूमिनियम फॉइल का इस्तेमाल करता है ताकि इस सब चीजों का असर उसके ऊपर ना पड़े। उसने कुछ मैसेजेस भी लिखे हुए थे जो कि डेडली मैसेजेस थे, ऐसा उसका कहना था, पर रिपोर्टर्स को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता। होरी का ये कहना था कि एक्टोप्लाज्म वर्म्स जो कि हर जगह मौजूद है उन्हीं से उसको नुकसान ना हो, इसीलिए वो फॉइल्स का इस्तेमाल करता है। इन सब चीजों के बीच में एक और स्ट्रेंज चीज हो जाती है कि काना गायब हो जाती है, जिस पर उसकी माँ का ये कहना था कि एक फॉइल से लिपटा हुआ इंसान 1 हफ्ते से उसे विजिट कर रहा है, लेकिन काना का ये कहना था कि उससे उसको कोई खतरा नहीं है। अब कोबायाशी सीधा जाता है मिस्टर होरी से मिलने क्योंकि वो जानता था कि फॉइल से लिपटा हुआ सिर्फ एक ही आदमी है। यहाँ पर वो सीधा ये बताता है कि काना को एक्टोप्लाज्मिक वर्म्स ने गायब किया है। वो कागुटाबा वर्ड बोलता है जिसका मतलब किसी को समझ नहीं आता।
अपनी साइकिक पावर से वो एक मैप बनाता है जो कि एक ब्लू बिल्डिंग की तरफ इशारा करता था। अब जब ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही थी तब होरी डर जाता है। हम एक डिस्टर्बिंग ब्लू फेस को देखते हैं जो कि वही सेम इमेज है जो कि कान्हा ने बनाई थी। तो यहाँ पर कुछ कुछ चीजें जुड़ती हुई नजर आ रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। अब कोबायाशी और उसका कैमरामैन मियाजिमा इस ब्लू बिल्डिंग को ढूंढ लेते हैं। वहां पर उनको ओसावा नाम का इंसान मिलता है जिसके घर के आगे भी पिजन्स थे और वो उनमें से एक पिजन को उठाकर अपने घर के अंदर ले जाता है। अब ऐसा हो सकता है कि वो भूखा होगा तो लगे हाथ पिजन्स ही सही। मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन बात यह है कि जहाँ भी ये लोग जा रहे थे वहां पर पिजन्स दिक्कत खड़ी कर रहे थे। कोबायाशी को मरिका की श्राइन की वीडियो दिखाई जाती है जिसमें एक ब्लू फिगर दिखाई जाती है जो कि क्रीपी थी। मरिका को यह वीडियो अब दिखाई जाती है जिसको देखकर वो फ्रीक आउट हो जाती है। अब मरिका स्लीप वॉक करने लगती है, कई सारे रस्सियों के लूप्स बनाने लगती है जिसके बारे में उसको आइडिया भी नहीं था। कोबायाशी उसके घर पे एक कैमरा लगाता है ये चेक करने के लिए कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है। अब मरिका फिर से एक तार लेती है जिससे वो सेम लूप्स बनाती है और रिकॉर्डिंग को वापस सुनने पर सुनाई देता है एक वर्ड जो कि था कागुताबा। जी हाँ दोस्तों, फिर से कागुताबा। तो फिलहाल ना ही कागुताबा के बारे में पता चलता है और ना ही कान्हा के बारे में। अब जब इस वर्ड को मरिका सुनती है तो वो ये कहती है कि हाँ, ये वही वर्ड है जो उसने श्राइन के पास में सुना था और ये वही बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आवाज है। अब हम व्यूअर्स को एक बात तो साफ हो जाती है कि यहाँ पे जितनी चीजें हो रही है वो सारी की सारी आपस में जुड़ी हुई थी। कोबायाशी पूरा जोर लगा देता है इस कागुताबा के बारे में पता लगाने के लिए, जहाँ पर उसको एक बुजुर्ग आदमी और एक जानकार हिस्टोरियन से पता चलता है कि कागुताबा एक डीमन है जिसको एक रिलीजियस विलेज शिमोकाज में बुलाया गया था काफी सारे सॉर्सरर्स की मदद से। लेकिन इवेंचुअली कागुताबा खुद से सोचने लग गया था और सॉर्सरर्स के काबू से बाहर हो गया था। तो इन्होंने कागुताबा को अंडरग्राउंड में कंटेन कर दिया था ताकि वो तबाही ना मचा पाए। लेकिन अभी भी सबको ये नहीं पता था कि आखिर कागुताबा एग्जैक्टली दिखता कैसा है या फिर होता क्या है। अब एक एनुअल रिचुअल किया गया था इस डीमन को शांत करने के लिए, लेकिन इवेंचुअली वो गुस्सा हो गया था और ये कर्स ओरिजिनेट होता है। लेकिन ये विलेज डिमोलिश हो गया था क्योंकि वहां पर एक डैम बना दिया गया था 1978 में। कोबायाशी को एक आखिरी रिचुअल दिखाया जाता है जहां पर एक प्रीस्ट की बेटी पर कागुताबा हावी हो गया था, पर यह रिचुअल काम नहीं आया और वो काफी जोर जोर से चिल्लाने लगी थी। इस रिचुअल में एक दराती लेकर पोजेस इंसान के सामने कट करने जैसा एक्शन किया जाता है और उसके बाद एक बार झुकना होता है, 4 बार क्लैप करनी होती है और फिर से लास्ट में एक बार और झुकना होता है। यहाँ एक चीज नोटिस करने वाली थी कि कागुताबा का मास्क पहनी हुई एक लड़की एक छोटे बच्चे को बीच में बैठाकर उसके आसपास नाच रही होती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और इसको आप लोग याद रखना, मैं आगे समझाऊंगा। कोबायाशी अब इस प्रीस्ट से बात करना चाहता था, लेकिन हिस्टोरियन का कहना था कि अब ये प्रीस्ट तो मर चुके हैं, लेकिन उनकी बेटी जिंदा है और वो कुछ टाइम पहले ही जापान में आई है। आई थिंक यहाँ पर कागुताबा को हटाने की कोशिश की गई थी जिसके कारण वो गुस्सा हो गया था। विलेजर्स इस रिचुअल में कुत्तों का भी इस्तेमाल करते हैं जो कि वियर्ड सी चीज थी। आई थिंक इनका इस्तेमाल ऑफरिंग्स के लिए किया जाता था। अब इस हिस्टोरियन के बताए हुए एड्रेस पर कोबायाशी जाता है जहाँ पर बहुत सारे डॉग्स उनको हर घर में बंधे हुए नजर आते हैं। अब इस एड्रेस पर गेस करो कौन मिलती है? करेक्ट, जुनको इशी। तो इससे हमको समझ में आता है कि इस रिचुअल में जिस लड़की पर कागुताबा हावी हुआ था वो जुनको इशी ही थी। अब वो फिर से चिल्लाने लगती है और इन दोनों पर हमला करने लगती है, लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि वो कुछ हेल्प करना चाहती है, पर अचानक से वो एग्रेसिव हो जाती है। अब इवेंचुअली ओसावा भी गायब हो जाता है। ओसावा के पड़ोसियों से पता करने पर पता चलता है कि यहाँ पर एक मिडिल एज औरत और उसका बच्चा रहता था। तो इस औरत और ओसावा के बीच में काफी ज्यादा बहस हुआ करती थी क्योंकि बच्चों के रोने की आवाज आया करती थी, जबकि वहां पर कोई छोटे बच्चे नहीं रहते थे। एंड अगेन गेस व्हाट, ये औरत कौन थी? करेक्ट, जुनको इशी। तो ये औरत जहां भी जाती है मौत का पैगाम साथ लेकर जाती है। अब आसपास पता करने पर कोबायाशी को पता चलता है कि जुनको एक नर्सिंग स्कूल में काम किया करती थी जहां पर वो इलीगल तरीके से बच्चों को अबॉर्ट किया करती थी, क्योंकि आप जानते हो कि एक सर्टेन टाइम फ्रेम के बाद आप बेबी को लीगली अबॉर्ट नहीं कर सकते। वो इन अबॉर्टेड फीटस को चुराया करती थी और अपने घर ले जाया करती थी, पता नहीं किसके लिए। मरिका अब कोबायाशी के पास आती है कि उसके पड़ोस में रहने वाली लड़की समेत 4 और लोगों ने पार्क में जाकर सुसाइड कर लिया था, बिल्कुल वैसे ही नोट्स बनाकर जैसे उसने बनाए थे, और इन 7 लोगों में से ओसावा भी एक था। लेकिन अभी तक हमको कान्हा की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी। कोबायाशी इन सब के चलते मरिका को अपनी वाइफ के साथ ही रुकने को कह देता है क्योंकि वो बहुत भला आदमी था। अब यहाँ पर एक थ्योरी निकल के आती है कि जुनको इशी ने ओसावा को कागुताबा को वर्शिप करने के लिए इन्फ्लुएंस किया होगा जिससे उसको सक्सेस मिलेगी, लेकिन उसको मिली बस मौत। अब एक दोपहर में मरिका कोबायाशी की बीवी के लिए अच्छा खाना बनाती है और अब फिर से एक डिमोनिक पोजीशन शो करती है। इसी वक्त उसकी विंडो पर 4 कबूतर आके टकराते हैं जो कि मर जाते हैं। इनको देखकर ये दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। मरिका और कोबायाशी डिसाइड करते हैं कि वो लोग डैम के पास जाएंगे मिस्टर होरी के साथ,
ताकि एक रिचुअल करके कागुताबा के साथ शांति रखी जा सके। डैम के पास इसीलिए क्योंकि मैंने आपको बताया था कि शिमोकागी के गांव डैम बनने से खत्म हो गए थे। मिस्टर होरी पूरे रास्ते बस यही कहते रहते हैं कि काना को वर्म्स ने खा लिया है। अब मरिका और कोबायाशी जाते हैं नदी के बीचों बीच एक नाव की मदद से और एक रिचुअल परफॉर्म करते हैं। ये वही रिचुअल होता है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। दराती से कट करने का एक्शन करना, एक बार झुकना, 4 बार क्लैप करना और फिर से झुकना। ऐसा करते ही मरिका काफी अच्छा फील करती है, बहुत ही ज्यादा लाइट फील कर रही होती है वो। लेकिन यहाँ पर अब मिस्टर होरी बहुत ज्यादा डर जाता है और इन दोनों को नदी से बाहर आने को कहने लगता है। ये दोनों जैसे ही नदी से बाहर आते हैं तब मिस्टर होरी काना काना कहते हुए जंगल की तरफ भाग जाता है। कोबायाशी भी मिस्टर होरी के पीछे पीछे जाता है और बस मरिका के साथ में कोबायाशी का कैमरामैन ही था। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती है मरिका फिर से कागुताबा के काबू में आ जाती है और वो कार से भागकर जंगल में चली जाती है। वहाँ पर उसको सीजर्स आने लगते हैं। मीनवाइल हम लोग देखते हैं कि कोबायाशी और मिस्टर होरी को एक श्राइन मिलती है और ये वही श्राइन होती है जहाँ पर मरिका गई थी पोजेस होने से पहले। यहाँ पर इनको एक रस्सी बंधी हुई मिलती है जिसके अंदर जाने से मिस्टर होरी कोबायाशी को मना करते हैं। यहाँ पर गाँव के अंदर जो डॉग्स थे वो मिलते हैं। कई सारे पिजन्स के पैर कटे हुए मिलते हैं जिनको बहुत बुरी तरह से मारा गया था, एज इफ यहाँ पर कुछ ना कुछ हुआ हो। कोबायाशी और मिस्टर होरी को अब काना के विजन्स आती है जहाँ पर उसके ऊपर कई सारे डेड फीटसेस चल रहे होते हैं और ये काफी ज्यादा स्कैरी सीन था। I mean, ये चीज वाकई में काफी खतरनाक थी। खैर, अब मरिका अपने पोजीशन से बाहर आ जाती है जिसके चलते मरिका और मिस्टर होरी को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है और ठीक होते ही मिस्टर होरी को मेंटल इंस्टीट्यूशन में भर्ती कर दिया जाता है। अब कोबायाशी और मियाजिमा सीधा जाते हैं जुनको इशी के घर में जहाँ पर जुनको इशी मिलती है, लेकिन उसने खुद को फांसी लगा ली थी। अब इन दोनों को काना की डेड बॉडी भी मिलती है और ईशी का लड़का भी मिलता है जो कि अडॉप्टेड था, ऐसा कोबायाशी को पता चलता है। ईशी के घर में कागुताबा के मांस की मांस बने हुए रहते हैं और एक्टोप्लाज्मिक वर्म्स का मतलब था कागुताबा। मे बी ये छोटे छोटे सेल्स के रूप में इंसान को अंदर से ही खत्म कर देता है। जुनको इशी के अडॉप्टेड सन को कोबायाशी अपने साथ ही रख लेता है, बेसिकली वो अडॉप्ट कर लेता है उसको। मरिका अब बिल्कुल ठीक हो जाती है और अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगती है। अब हिस्टोरियन कोबायाशी को फिर से बुलाता है और एक स्क्रोल दिखाता है जिसमें एक्चुअल कागुताबा रिचुअल दिखाया गया था और ये पहला कागुताबा रिचुअल था जो कि हिस्ट्री में परफॉर्म किया गया था। एक मीडियम को बेबी मंकीज खिलाए जाते हैं टू समन कागुताबा और यहाँ पर वो मीडियम काना थी। बेबी मंकीज की जगह पर यहाँ पर बेबी फीटसेस को जुनको इशी इस्तेमाल किया करती थी काना को खिलाने के लिए। अब सबको खबर मिलती है कि कोबायाशी गायब हो गया है और उसकी बीवी मारी गई है क्योंकि उसके घर में आग लग गई थी। ईशी का जो अडॉप्टेड सन था वो भी गायब हो गया था और अगले दिन मिस्टर होरी की लाश भी पुलिस को बरामद होती है। 1 महीना बीत जाता है और मियाजिमा को अपना कैमरा एक पार्सल के जरिए मिलता है जिसको कोबायाशी ने भेजा था। अब इसके अंदर एक कैसेट थी जो कि पूरे सच को बयां करती है, जो कि बहुत ज्यादा शॉकिंग था। यानी कि अब पता चलता है पूरी मूवी का प्लॉट। होता यह है कि एक रात होरी अचानक से कोबायाशी के घर पहुंचता है अपने हाथ में एक पत्थर लेकर। वो बस एक ही बात बार बार कह रहा होता है कि कागुताबा मरा नहीं है, वो जिंदा है और ये चीज उसको काना ने बताई, बेसिकली काना की स्पिरिट ने। वो इशी के बेटे को देखकर कहने लगता है कि यही है कागुताबा का ह्यूमन फॉर्म। मिस्टर होरी उसको एक पत्थर से मारने की कोशिश करता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता और बस इशी के बेटे के अंदर हम कागुताबा की झलक देख सकते हैं फॉर अ ब्रीफ मोमेंट और उसी के साथ में काना का गोश्त भी खड़ा हुआ दिखाई देता है। सबको यही लग रहा था कि इशी ये सब कर रही है, जबकि ऐसा नहीं था। इशी का अडॉप्टेड बेटा जो कि कागुताबा था वो इशी को कंट्रोल कर रहा था और जब कोबायाशी उससे मिलने जाता है स्टार्टिंग में तब वो उनकी बात शांति से सुनती है, फिर एकदम से वो गुस्सा करती है जैसा उसको कोई करने के लिए कह रहा हो। अब कीको और मिस्टर होरी कागुताबा के काबू में आ गए थे। होरी कोबायाशी को पत्थर से मारता है और इशी के बेटे यानी कागुताबा को वहां से लेकर निकल जाता है। अब कीको खुद को आग लगा देती है और बस कोबायाशी ये सब दर्द में देख रहा होता है क्योंकि वो कुछ नहीं कर पाता। फिल्म के अंत में दिखाया जाता है कि कोबायाशी और उस लड़के के रूप में कागुताबा दोनों ही मिसिंग हैं एंड बूम, वहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द फिल्म नोरोई द कर्स मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म और इसका एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। ये एक काफी डिफरेंट मूवी है और इसको बनाने के लिए फाउंड फुटेज कंसेप्ट का इस्तेमाल किया गया है। अगर आपको और ज्यादा फाउंड फुटेज मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने हैं तो आप ये वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। ये मूवी भी बिल्कुल उसी स्टाइल में बनाई गई है जिस स्टाइल में आप लोगों ने इस मूवी को देखा। और भाई मैं अगर सच बताऊं तो ये मूवी आज वाले मूवी से ज्यादा खतरनाक है। तो आप लोग देखो इस मूवी को और अगर आप लोग को नोरोई द कर्स फिल्म की एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो भाई लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए स्टे स्पूकी।